आज आपके बीच में हर की पौड़ी श्री हरिद्वार सेवक आपके बीच में उपस्थित है आपके आरोग्य लैब वॉल्यूम 36 के लिए। जैसा कि आपको विदित है कि हम वॉल्यूम 36 को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में होगा कोरोना के ऊपर और दूसरे भाग में होंगे सोशल। सेवक आपके साथ भाग 1 में कोरोना की दवाई के विषय में विचार साझा करेंगे। इसके लिए सेवक को आज न्यूज़पेपर्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सोशल इश्यूज के लिए भी सेवक ने न्यूज़पेपर्स में से काफ़ी डिटेल्स कलेक्ट की हैं जो आपके साथ साझा करेंगे। भाग 1 में पहले आते हैं आयुर्वेदिक दवाई का। देखिए, सेवक ने टाइम्स ऑफ इंडिया 24/2/2021 में से देखा कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा दिए गए बयान, जो कि माननीय हेल्थ मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन जी के द्वारा पतंजलि की कोरोना मेडिसिन जो कोरोनिल नाम से लॉन्च हुई थी, उस पर क्योंकि वो उसकी प्रमोशन के लिए गए थे, उससे संबंधित उन्होंने बयान दिया था। लेकिन दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने यह कहा कि माननीय श्री हर्षवर्धन जी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में न्यू ड्रग जो पतंजलि ने इंट्रोड्यूस की है उसके लिए लॉन्चिंग पर गए थे, और यह भी क्लेम किया उन्होंने कि वो जो है कंपनी ने जो कहा है, कंपनी ने जो क्लेम किया था कि ये कोविड-19 की प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए है। दूसरा, कंपनी ने यह भी कहा कि इन्होंने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट लिया। किस चीज का? सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। अब सेवक आपसे ये साझा करना चाहता है, देखिए, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जिनका रोल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो भी आज देखिए मिनिस्टर की बैग के लिए सामने आ रही है। देखिए, बात तो इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की जायज थी कि इनको लॉन्चिंग के लिए जाना नहीं चाहिए था अगर ऐसा नहीं था तो, लेकिन दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन क्या कह रहा है कि क्योंकि प्रमोटर ने क्लेम किया था कि उसने अपना ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ले लिया है। तो अब ये देखिए हमारे देश में इंडिपेंडेंट एजेंसियों का क्या हाल है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती जा रही हैं। ये हमारे आने वाले समय के लिए ठीक नहीं होगा। सेवक तो सिर्फ यही कहना चाहता है कि इन बातों का इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट है उसको सेव करके चलना चाहिए इनको। और दूसरा, सेवक ने आपसे ऑलरेडी एक वीडियो में ये भी साझा किया है कि जो हम स्पेशलाइज्ड पोस्टों पे इंटरव्यू के थ्रू लोगों को लगा रहे हैं, ये भी आने वाले समय में घातक होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट लोगों को जो भी गवर्नमेंट होगी वो किन को लाएगी? जो उनसे संबंधित होंगे। जैसा कि सेवक आपको एक एग्जांपल देना चाहता है बहुत एग्जांपल ही बहुत ऐसा क्रिटिकल है कि देखिए, हम हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में कुछ परसेंटेज ऑफ जज क्या करते हैं, एडवोकेट्स को अपॉइंट करते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं अपनी फील्ड में। तो उससे भी क्या होता है, आप सबको विदित है कि हमारे एडवोकेट्स भी राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं और हमारी जजमेंट्स का भी इस पे इफेक्ट आने का खतरा बना रहता है। इसलिए सेवक तो आपसे यही साझा करना चाहेगा कि हमारा जो प्रोसीजर टेस्ट के थ्रू, जैसे आईएएस का यूपीएससी परीक्षा क्लियर करने के बाद और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद होता है, आईपीएस का, आईआरएस का, आईएफएस का, इसी तरह से जजेस का जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का, वो सब वैलिड है और उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन रहने चाहिए। ये इंटरव्यू के थ्रू लोगों को नहीं लगाना चाहिए। और जहाँ तक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात है, सेवक आपसे पहले भी
अपनी बहुत सारी वीडियो में साझा कर चुका है कि आप सुबह की सैर कीजिए 40 से 45 मिनट के लिए अपने स्वास्थ्य के अनुसार। अगर आप थोड़ा फास्ट चल सकते हैं तो फास्ट कीजिए, नहीं तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे तो आप फास्ट चलना भी शुरू कर देंगे, जॉगिंग एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे। जब ऐसा आप शुरू करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। और इससे क्या होता है, सबसे जो मेन बात है कि आपका ऑक्सीजन लेवल जब शरीर में बढ़ता है, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाता है, आपके ब्रेन के ब्लड सेल्स और आपके शरीर के ब्लड सेल्स जब मजबूत होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। आपके शरीर की हर एक अंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जैसा कि आप देखते हो कि जब हम बुजुर्ग होते हैं तो अगर हम हाथ से कोई ऐसे ऊपर उठकर कोई चीज उठाते हैं तो कई बार हमारे को ऐसे पेन महसूस होना शुरू होता है या कहीं पे नस खिंच जाती है। लेकिन अगर आप रेगुलर वॉक रखते हैं तो आपको अंत तक आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और आपका ऑक्सीजन मेंटेन रहता है, आपकी लंग्स कैपेसिटी मेंटेन रहती है, आपकी हार्ट बीटिंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है, आपकी लिवर कैपेबिलिटी मेंटेन रहती है, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। अब आते हैं आपके भाग 2 पर, जिसमें कि पहला पार्ट होगा गाय की सुरक्षा। देखिए, जब सेवक बचपन में पढ़ता था या आप भी पढ़ते थे तो आपने देखा होगा कि हम गाय माता पर निबंध लिखा करते थे कि गाय हमारी माता, गाय के दूध, मूत्र एवं गोबर के फायदे हम गिनवाते थे। लेकिन सेवक ने द टाइम्स ऑफ इंडिया 25/2021 का जब पढ़ा तो सेवक को भी बहुत दुख लगा। उसका कारण था कि सेवक एक गोवध एजिटेशन हुआ था। जब सेवक छोटा सा था, अभी स्कूल में ही पढ़ता था, तो वो भी माननीय साधु संतों के साथ संसद मार्च में गया था। जब वहां पे गोलियां चली या आंसू गैस के जो शल छोड़े गए तो सेवक ने देखा कि सबकी हालत बुरी थी, जूते चप्पल गिरे हुए थे, कोई नीचे आ रहा था। सेवक भी मस्त होकर एक तरफ खड़ा हो गया, देखता रहा ये सारा दृश्य। तो देखिए, एक तरफ हम कितनी ऐसी इस इशू पर हमने इतने त्याग किए हैं, और दूसरी तरफ जो 25/2 द टाइम्स ऑफ इंडिया का सेवक न्यूज पेपर पढ़ा तो सेवक को बहुत दुख लगा। उसमें क्या पढ़ा कि एक गाय के पेट में से सर्जरी करने पर 71 किलो प्लास्टिक का वेस्ट, सुइयां, सिक्के, शीशे के टुकड़े, पेच और पिन इत्यादि मिले। वो गाय की सर्जरी क्यों करनी पड़ी थी? क्योंकि गाय का NIT 5 फरीदाबाद में किसी कार के साथ एक्सीडेंट होने की वजह से उनको देवाशय एनिमल हॉस्पिटल में लाया गया। वहां पे डॉक्टरों ने जब उसके टेस्ट किए, टेस्ट क्यों करने पड़े डिटेल में कि गाय अपने पेट में बार बार टांग मार रही थी। तो डॉक्टरों ने जब टेस्ट किए तो उनको लगा कि गाय के पेट में कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, तो उन्होंने सर्जरी की। सर्जरी में 3 डॉक्टर इन्वॉल्व थे। एक डॉक्टर उनमें से डॉक्टर अतुल मौर्य। और इस चीजों से आप अंदाजा लगाइए कि हम गायों को क्या खिला रहे हैं। सेवक दिल्ली में भी देखता है कि गायें कूड़ेदानों के पास ऐसी चीजें खा रही होती हैं। सेवक आप सबसे आज हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा कि अपना जो भी कूड़ा है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, हरे डिब्बे में और नीले डिब्बे में गीला सूखा कचरा अलग अलग रखा कीजिए। और पर्टिकुलर जो वैन्स आती है आपकी, जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं, जिस भी एजेंसी की, चाहे वो पंचायत की है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है या नगर निगम की है, आप उसी में डाला कीजिए और कूड़ेदान में मत डालिए। और कूड़ेदान में ऐसी चीजों को बिल्कुल मत डालिए। दूसरा, जो ये गायों को पालते हैं उनके लिए भी सेवक का निवेदन है कि अपनी गायों को अगर आप छोड़ते हैं तो आप उनके आसपास रहिए कि वो ऐसी चीजें ना खाएं। तीसरा, सेवक का उन गवर्नमेंट एजेंसियों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इनके लिए कोई शेल्टर ऐसे बनाइए
कि जहां पर ये अपनी जिंदगी अच्छी व्यतीत कर सकें। अब सेवक आता है आपके दूसरे इश्यू पर। दूसरा सोशल इश्यू क्या है? देखिए, सेडिशन चार्जेज एंड अरेस्ट। देखिए 2016 में हमारा कन्विक्शन रेट जो था 33% के करीब था और 2019 में आते आते 3% के करीब हो गया। यानी कि सेडिशन चार्जेज जो है सेवक महसूस कर रहा है कि हम अंधाधुंध लगाते जा रहे हैं या अपने आकाओं के इंस्ट्रक्शन से लगाते आ रहे हैं। क्योंकि सेवक भी जब एनजीओ में हेड था तो उसने पुलिस के रोल को इस तरह से अपने अधिकारों को प्रयोग करते हुए नहीं कभी देखा। क्योंकि सेवक ने आपसे देखिए वॉल्यूम आपके 34 में भी एक एग्जाम्पल शेयर किया था। तो इस समय सेवक देख रहा है कि अधूरे तथ्यों पर ही FIR हो जाती है और लोगों को जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये जो बात है देखिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ठीक नहीं है। उनको चाहिए कि अच्छी तरह से केस की पहले पड़ताल करें, उनको फिर अरेस्ट करें। ऐसे अरेस्ट करके जेलों में डालने से हमारे देश की बदनामी होती है। जब ये इंटरनेशनल मीडिया हमारी सोशल मीडिया में या इस मीडिया में न्यूज को देखता है तो हमारी इसमें बहुत इंसल्ट होती है। तो इसलिए इससे पुलिस का रोल, जो दिल्ली पुलिस इतनी बेस्ट पुलिस मानी जाती थी, अब इसमें हमने जो ये बच्ची का ही केस देख लीजिए, जो माननीय दिशा रवि जी का ही, कि इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और जो भी चार्जेज उन्होंने लगाए थे तो माननीय न्यायाधीश श्री धर्मेंद्र राणा जी ने उनका एक एक करके अपनी जो उन्होंने जजमेंट दी है, जो ऑर्डर पास किया है, उसमें हर एक बात का जिक्र किया है। तो उससे क्या साबित होता है कि हमारे जो पुलिस अफसर हैं वो आधे अधूरे तथ्यों पर ही या किसी की इंस्ट्रक्शन पर केसेस रजिस्टर कर रहे हैं और लोगों को अरेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सब जितने भी हायर लेवल के ऑफिशियल हैं या नीचे लेवल के ऑफिशियल हैं, उनसे यही निवेदन है कि आप पहले केस की जांच पड़ताल पूरी तरह से कीजिए, उसके बाद ऐसा कीजिए। किसी के कहने से, किसी लालच से किसी को जेलों में मत बंद कीजिए, उनके अगेंस्ट FIR मत कीजिए। इससे आपकी भी बदनामी होती है और उनको भी बहुत कष्ट सहने कर पड़ते हैं। अगर जेलों में आज गिनती की जाए तो बड़े लोग ऐसे हैं जो कोर्टों का खर्च वहन ना करने की वजह से जेलों में पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है शेयर। सेवक आपके साथ एक और एग्जाम्पल भी शेयर कर सकता था। आज जो 20 साल से एक इंसान अंदर बंद था, उसको कोर्ट के ऑर्डर के बाद छोड़ना पड़ रहा है कि क्योंकि उसका मेन कारण ये था कि वो हर कोर्ट में जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, वो अच्छा वकील अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इसलिए उसको 20 साल तक जेल में रहना पड़ा था। ऐसे ही जो माननीय दिशा रवि जी का केस जो है, इनको जब आप धर्मेंद्र राणा जी की आप माननीय जज साहब की जजमेंट पढ़ेंगे, जो एडिशनल सेशन जज हैं, तो आपके अपने आप दिमाग के सारे पुर्जे खुल जाएंगे और आप आगे से ऐसे केस मत बनाइए। देखिए, एक तो सोशल काजेज के लिए बहुत कम लोग हैं जो आज कार्य कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप ऐसे केस बनाएंगे तो लोग जो हैं उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं होगी और वो बल्कि गवर्नमेंट से भी मैं ये कहूँगा, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो ऐसे लोगों केसों में इन्वॉल्व हैं, जो ऐसे करवा रहे हैं, वो भी इन चीज़ों से बाज आएँ, नहीं तो उनकी बहुत बदनामी होगी। और इंटरनेशनल लेवल पे इस समय हमारी पोजीशन बहुत खराब होती जा रही है, क्योंकि आपने BBC न्यूज वगैरह में भी ऐसी न्यूज सुनते होंगे तो आपको इंसल्ट महसूस होगी। इस विषय पर सेवक ज़्यादा बात ना करता हुआ श्री मानव गुप्ता जी की, जो कि राष्ट्र की बात न्यूज 24 पे जो वीडियो आई है, उसके कुछ अंश आपके साथ शेयर करेगा। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी अरेस्ट करके जेल में बंद करना ये दिशा का कितना गलत था। और श्री धर्मेंद्र राणा जी के बारे में
सेवक को भी एक एक्सपीरियंस हुआ था काफ़ी साल पहले। एक हमारे मित्र थे, उनकी डेथ के बाद उनके बच्चे के साथ उनके इन लॉज ने बहुत नाजायज किया था। तो वो किराए पे रहता था अपनी फैमिली के साथ। वो एक तो उनकी वाइफ अपने मायके चली गई, दूसरा मायके वालों ने उसको बुलाकर वहाँ पे गाजियाबाद में उसके साथ मार पिटाई की, खूब मारा, और वहाँ पे वो हॉस्पिटल में हो गया। और ये वहाँ से आके उसके उस रेंटेड प्रॉपर्टी से सारी सामान निकाल के ले गए दूसरे दिन। और वहाँ उस पुलिस में कंप्लेंट की उस बच्चे ने, तो उन्होंने FIR लॉन्च नहीं की, उसको कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जब माननीय धर्मेंद्र राणा जी उस पोस्ट थे 30 जारी में, तो सेवक को भी एक दो बार उसके साथ जाना पड़ा। तो उसमें देखा कि इन जज साहब ने पर्टिकुलरली एक ही हियरिंग में इस इशू को ऑब्जर्व कर लिया और केस रजिस्ट्रेशन के लिए और नोटिस इशू कर दिए अपोजिट पार्टी को, और उनको बुलाया गया कोर्ट में। तो इसलिए हम सेवक को सबसे प्रार्थना करेगा न्यायाधीशों से भी कि वो भी ऐसे केसों में प्रिकॉशन लें, ध्यान से देखें। कई बारी पुलिस ज्यादतियां कर देती है और PP साहब से भी गलती हो जाती है। जो पुलिस फैक्ट फाइल करती है वो भी उसी आधार पर ही आर्गुमेंट करते हैं। नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। टूल किट केस में आरोपी दिशा रवि को जमानत मिलने के बाद देशद्रोह कानून पर नए सिरे से चर्चा छिड़ गई है, बहस छिड़ गई है। दरअसल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस की तमाम दलीलों को नकारते हुए दिशा रवि को जमानत दे दी। पुलिस ने देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोपों को साबित करने के लिए तमाम तर्क दिए। सोशल मीडिया पर शेयर की गई टूल किट को दिल्ली हिंसा से जोड़ने की कोशिश की। देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बातें भी की गईं, लेकिन कोई दलील काम नहीं आई। अदालत ने कहा दिशा के इरादों से ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसे सलाखों के पीछे रखा जाए। पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने दिशा को जमानत दे दी। अदालत ने यह तक कह दिया रवि का यानी दिशा रवि का प्रतिबंधित संगठन पोएट सिख फॉर जस्टिस से संबंध साबित नहीं हुआ। अदालत ने यह भी साफ साफ कह दिया कि नुकसान ना पहुंचाने वाली टूल किट का एडिटर होना अपराध नहीं है। सरकार को कड़ी फटकार लगाई है अदालत ने और कहा सरकार के जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए देशद्रोह के मुकदमे नहीं थोपे जा सकते। अदालत के इस रुख से दिल्ली पुलिस की राह अब मुश्किल हो गई है। दिल्ली पुलिस की किरकिरी हुई है। सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने का मौका विपक्ष को मिल गया है, क्योंकि लगातार विपक्ष टूल किट को फैब्रिकेटेड बता रहा है। विपक्ष का साफ साफ कहना है सरकार सिर्फ असहमति दर्ज कराने वालों को टारगेट कर रही है, आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। सेवक आपसे 3/3/2021 का माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी जिक्र करना चाहता है। देखिए, सेवक ने 4/3/2021 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें कि जस्टिस संजय किशन कौल जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता जी थे, उसमें एक बिल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को उन्होंने अस्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का फाइन भी लगाया और वो फाइन एडवोकेट वेलफेयर फंड में डिपॉजिट कराने के लिए इंस्ट्रक्शन थी। वो याचिका क्या थी? उस याचिकाकर्ता ने श्री फारूक अब्दुल्ला जी, जो कि माननीय एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उनकी जो इस समय संसद मेंबर यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके खिलाफ लगाई थी कि उन्होंने उनके 2 बयानों का जिक्र किया था। एक यह कि जब हम पावर में आएंगे तो हम धारा 370 को बहाल कर देंगे जैसे पहले। दूसरा यह कि उन्होंने कहा है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने ऑब्जेक्शन लगाया था, कि उन्होंने ये कहा था कि चाइना और इन दोनों चीज़ों को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिकाकर्ता के एडवोकेट, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील साहब से, जो कि श्री शिव सागर तिवारी जी थे, उनसे जब ये पूछा कि आपके पास कोई सबूत है इन बातों का, तो उन्होंने एक बीजेपी के प्रवक्ता के बयान का जिक्र किया। उन्होंने, बेंच ने कहा कि देखिए, आपने अपनी पिटीशन में चार्जी लगाए थे और आप उसका कोई प्रूफ दिखा नहीं रहे,
और दूसरा उन्होंने यह भी जिक्र किया कि अपोजिट पार्टी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी लगाया है कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है, तो इसलिए आपकी पिटीशन जो है डिसमिस की जाती है और आपके ऊपर यानी कि उस वकील पर जिसने कि ये पिल लगाई थी, जिसकी तरफ से उन एडवोकेट साहब ने उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया कि आप पब्लिक में ख्याति के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर इसलिए जुर्माना लगाया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने ये भी प्रार्थना की थी वकील ने अपनी पिटीशन में कि इनकी संसद की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द की जाए, तो उन्होंने उस पर भी कोई ऐसा नेगेटिव ऑर्डर नहीं दिया। बेंच ने यह भी कहा कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट की राय से सेम राय नहीं रखता तो वो देशद्रोही हो जाएगा। अब जो पर्टिकुलर वर्ड जो न्यूज़पेपर में सेवक ने पढ़े हैं वो सेवक चाहेगा, क्योंकि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कोई गलती ना हो जाए, आपसे 2-3 लाइनें वो मैं न्यूज़पेपर में से पढ़ के आपको सुनाता हूँ। द कोर्ट्स ऑर्डर ऑन डिसेंट नॉट अमाउंटिंग टू सेडिशन assumes significance in view of the allegations of misuse of the provision section 124A of IPC, which talks about sedition, has been invoked frequently in recent times by police against activists including Disha Ravi and actress Kangana Ranaut for expressing their opinion। अब सेवक यहाँ पे आप सबसे एक मन की आवाज़ जरूर साझा करेगा कि देखिए इन सारी बातों का श्रेय सेवक माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो देता ही है, इन न्यायाधीशों को जिन्होंने डिसीजन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की उसमें दिया है, साथ के साथ ही श्री धर्मेंद्र राणा जी जो माननीय न्यायाधीश एडिशनल सेशन जज थे, जिन्होंने कुमारी दिशा रवि जी की जजमेंट दी, पब्लिक ऑर्डर किया, उन्होंने बड़े पर्टिकुलर पॉइंट वाइज ऑर्डर किया। ये श्रेय उनको भी जाता है कि उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर किया जो कि हमारे फ्यूचर के लिए कोर्ट में एक हिस्ट्री बनेगा। इसी के साथ साथ सेवक उन माननीय न्यायाधीश की भी प्रशंसा करना चाहेगा जिन्होंने मनदीप पुनिया की बेल ली थी, जिनको कि सिंघू बॉर्डर से जर्नलिस्ट थे जो उनको अरेस्ट किया गया था, उन्होंने भी बहुत बारीकी से पॉइंट कवर किए थे। तो वो सेवक चाहेगा कि हमारे माननीय न्यायाधीश जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस, जिस तरह से ऑनरेबल न्यायाधीश श्री धर्मेंद्र राणा जी एवं न्यायाधीश जिन्होंने कि मनदीप पुनिया जी की जमानत ली थी, ऐसे ही जब तक न्याय नहीं देंगे तो हमारे यहाँ पुलिस की ज्यादतियाँ होती रहेंगी। क्योंकि सेवक ने अपनी सोशल कैरियर में देखा है कि पुलिस को कई बारी दबाव में भी केसेस बनाने पड़ते हैं, लेकिन सेवक की पुलिस ऑफिशियल से, पुलिस बीट ऑफिसर से, जितने भी पुलिस ऑफिशियल हैं किसी भी रैंक में हैं, उनसे ये प्रार्थना है कि आप इन नेगेटिव केसों से बाहर आ जाइए, कि इससे आपकी बहुत बदनामी होगी अदरवाइज। अब सेवक आता है लास्ट सोशल इश्यू पर भाग 4 में, उसमें सेवक आपसे यह साझा करना चाहता है कि देखिए हमारे देशवासी तरह तरह के चाइना के बारे में पोस्ट डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, और दूसरी तरफ हमारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम लोग सब ऐसी बातें करते हैं कि चाइना की बनी चीज़ें प्रयोग ना करें, उनकी हम सलाह देते हैं। दूसरी तरफ हमारी केंद्रीय और राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, इस पर सेवक अपनी तरफ से ज़्यादा ना कहता हुआ माननीय श्री पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की एक वीडियो के कुछ अंश शेयर कर रहा है इस विषय पर, जो आपको पूर्ण तरह जागृत कर देगी, क्योंकि इसमें काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं
लगातार 1 साल से सीमा पर चीन के साथ तनातनी की स्थिति, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर लगातार इस बात की जानकारी देना कि भारत की सीमा पर कोई घुसा नहीं, लेकिन उसके बाद इस बात का भी जिक्र करना कि भारत की सीमा को छोड़कर चीन की फौज पीछे लौट रही है। बहुत सारी परिस्थितियां इस दौर में बीते जून से 15-16 जून के बाद से, यानी पिछले बरस से लेकर अब तक चीन की सीमा पर मौजूदगी और सेना की मौजूदगी जिस तादाद में हुई, जिस तरीके से झड़पें हुई, वो सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत यह है कि दरअसल जिस देश के साथ युद्ध सरीखे हालात सीमा पर नजर आ रहे थे, उसी देश के साथ हमारे धंधे इसी दौर में लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपोर्ट भी बढ़ा, इंपोर्ट भी बढ़ा। यानी जिस देश को लेकर इस बात का जिक्र देश के भीतर में किया गया कि दरअसल ऐप तक को बंद करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह सुरक्षा के लिए खतरा है, 200 से ज्यादा ऐप बंद कर दिए गए। लेकिन इसी दौर में जितनी बड़ी तादाद में चीन से भारत के भीतर इक्विपमेंट्स आए, माल आए, उसकी तादाद पिछले साल की तुलना में, यानी 2019 की तुलना में 2020 में ज्यादा हो गई। और 2020 तो हमारा बीत गया चीन के साथ तनातानी करते हुए और देश के भीतर यह एहसास कराने के लिए कि दरअसल अब चीनी माल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कौन सा मुहावरा गढ़ा जाए? क्या यह कह दिया जाए कि युद्ध और धंधे में सब जायज है? बिजनेस जो लगातार आगे बढ़ रहा था और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत जो अमेरिका के नजदीक जा रहा था, अब वहां की परिस्थिति थोड़ी सी चेंज हो रही है। भारत जो लगातार एक अपनी परिस्थिति को पूरे अपने पैसिफिक में डेवलप करना चाह रहा था, उसको लेकर वर्ल्ड वाइड जो जानकारी निकल कर आ रही है वो बहुत साफ तौर पर है कि चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वह अमेरिका के भी एट पार चली जाएगी। यह पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति भारत के लिए चिंताजनक इसलिए है क्योंकि भारत जिस 5 ट्रिलियन के आसरे और जिस मार्केट इकोनॉमी को रिफॉर्म के जरिए जो लगातार डेवलप करने की सोच रहा है और बता रहा है, उसके बीच का सच यह है कि भारत भूख और कुपोषण की लड़ाई लड़ रहा है। बड़ी न्यूनतम लड़ाई मानी जाती है और दुनिया में जो खास तौर से जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो सहारा कंट्रीज जिनको कहा जाता है, उसके ठीक पैरेलल में आकर भारत इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि भारत की इकोनॉमी में असमानता इतनी ज्यादा हो गई है कि उस असमानता का एक अनूठा सच चाइना भी है। असमानता जब होगी तो इसका मतलब है कि बहुसंख्य तबके के पास पैसा इतना नहीं बचेगा जिससे वो मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको खरीद सके। और चीनी माल अगर सस्ता में मिलता है तो भारत की कई कंपनियों ने एक नया उपाय लगाया। अपने तौर पर उन्होंने चीन के मालों को बुलाना शुरू किया, उसमें अपना ठप्पा लगाया और भारत के बाजार में उस माल को बेचना शुरू कर दिया। यानी व्यापारियों को नहीं रोक पाए, कंपनियों को नहीं रोक पाए, लोगों के भीतर एक राष्ट्रीय भावना जो चीन को लेकर शुरू की गई क्योंकि युद्ध लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमी को भी डेवलप करना है। इस कंट्रडिक्शन के भीतर में भारत युद्ध भी जायज और धंधा भी जायज, इस परिस्थिति में आकर भारत अपने तौर पर फंसा है। चीन के लिए भारत एक मार्केट पहले भी था और भारत एक मार्केट अब भी है। नई परिस्थिति यह डेवलप हुई है क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स का हम नाम आपके सामने ले रहे थे, खास तौर से जो 21 प्रोडक्ट्स हैं जो भारत की जरूरत और भारत की कंपनियों की जरूरत है, वो अपने तौर पर भारत की प्राइवेट कंपनीज जो है, और हम लोग जब देश को प्राइवेट हाथों में ही सौंप रहे हैं तो सरकारी कंपनियों के हिस्से में मत जाइए। सरकार को चाइना का माल नहीं चाहिए, लेकिन भारत सरकार कोई दुकान तो खोले हुए नहीं और कोई व्यापारी तो है नहीं, या फिर वह कोई ऐसी सोच भी नहीं रखती है कि भारत के बाजार में जो माल बिक रहा है उस पर वो निगरानी इस रूप में रखे कि चाइना से माल तो वो नहीं आया है, चाइना से भी माल आया है तो उस पर ठप्पा यहां की कंपनी का लग जाएगा। भारत की तकरीबन 200 से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो सीधे सीधे अभी भी चाइना के साथ पहले जो बिजनेस करती थी उसकी तुलना में बिजनेस उनका बढ़ गया है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चाइना के साथ बिजनेस हमारा कम हो गया। उसमें कहीं एक शिफ्ट यह आया है कि अब जो प्राइवेट कंपनीज है उनको सरकारी रास्ते से होकर चाइना तक पहुंचना पड़ता है। पहले सीधे नहीं, पहले सीधे पहुंच जाते थे।
और अब नई परिस्थिति आई है कि बाबू लोग यानी जो नौकरशाही है वह भी इस बात की इजाजत दे देती है, क्योंकि भारत की जरूरत आत्मनिर्भरता की है। भारत की जरूरत भारत के बाजार में डिमांड पैदा करने की है। भारत की जरूरत अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की है। एक तरफ निजी हाथों में भारत के सामान बेच दिए जाएं, दूसरी तरफ उन निजी हाथों को वो पूरे के पूरे लाइसेंस दे दिए जाएं, फिर वो दुनिया के किसी भी देश में जाए, किसी भी तरीके का बिजनेस करे और दुनिया के किसी भी देश के साथ वह अपने बिजनेस को डेवलप करे। यानी 20 जवान शहीद हो गए, यानी सीमा पर युद्ध सरीखे माहौल थे, यानी इस बात को लेकर जिक्र हो रहा था कि वह किस जगह पर मौजूद है, फिंगर 8 पर है, फिंगर 4 पर है, कहाँ पर उसकी मौजूदगी थी। अब वो पीछे जा रहा है, उसने कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए, इस बात को लेकर चिंता थी। इन बातों का जिक्र करने से कोई फ़ायदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब हम इन चीज़ों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे कि ख़ास तौर से टिकटॉक बंद हो गया था, वीचैट बंद हो गया था, बीवो बंद हो गया था, आप इन बातों का जिक्र करेंगे। लेकिन जैसे ही आपके जहन में इन बातों का ऐलान होगा कि जो 4,24,574 करोड़ का जो चीन का माल आयात हुआ है उसमें से लगभग 92% माल जो है वह ऐसे प्रोडक्ट के तौर पर आया है जिन प्रोडक्ट्स को लेकर इससे पहले जब भारतीय बाजार में आप जाते थे तो उसमें वह चीनी माल के तौर पर आपके सामने निकल कर आता था। अब वह चीनी माल के तौर पर निकल कर नहीं आता है, वो भारतीय कंपनियों के ठप्पे के तौर पर निकल कर आता है, लेकिन माल वहीं से वो आया हुआ होता है। यह एक बिजनेस का नया चेहरा है, नया रूप है। इसीलिए आखिर में एक सवाल है, जो एक आत्मनिर्भरता का नारा भारत में दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री खुद दे रहे हैं, उस आत्मनिर्भरता के लिए हमारी जमीन, हमारे खनिज संसाधन, हमारा लेबर, हमारा बिजनेस मॉडल आपको कहीं नजर आए तो बताइए। क्योंकि हम जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में बढ़ गए हैं उसमें चाहे वो सर्विस सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, और अब तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी उसमें समाहित हो गया है, तो जो रिफॉर्म 3 किए गए हैं और जिसमें अब कॉरपोरेट सेक्टर जिस भी किसान से जमीन पर जो खेती कराएगा, चूंकि उसी को इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर और बीज तक देने होंगे, तो यहां पर आखिरी सच यह भी है कि दरअसल जो कॉरपोरेट सोच रहे हैं कि वह इस रिफॉर्म के बाद एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आ जाते या आएंगे, उनके संबंध इस एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, चाहे वो फर्टिलाइजर खास तौर से है, वो केमिकल खास तौर से, और खास तौर से सीड्स और इक्विपमेंट्स भी है, जो इक्विपमेंट्स खेती के प्रयोग में लाए जाते हैं, वह कंपनियां चीन से ही उन प्रोडक्ट को लेकर आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में चीन का ही प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है, जो फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ है, जो केमिकल से जुड़ा हुआ है, जो सीड से जुड़ा हुआ है, वह सबसे सस्ता है। सेवक आपके इस वॉल्यूम को यही समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।